हेलो एंड वेलकम बैक। गुड आफ्टरनून। हेलो हेलो, वेलकम बैक। चलो, तो दिस इज द लेक्चर नंबर 2 ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस। लंच हो गया आप सबका? पावर नैप ले लिया? गुड गुड गुड। चलिए, तो इस लेक्चर में हम लोग प्रिंसिपल प्लेन्स एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए। तो शैल वी स्टार्ट विद द लेक्चर, अगर सब लोग आ गए हो तो। यस, ओके। चलो, तो सबसे पहले हम लोग ना प्रिंसिपल प्लेन्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। व्हाट आर प्रिंसिपल प्लेन्स? ओके, देखिए, जब हम मोर सर्कल ड्रॉ करते हैं तो वहां एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है? जैसे मान लीजिए ये आपका एलिमेंट है, जिसपे बाईएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस लग रहा है। ओके, तो अगर हम इसका मोर सर्कल ड्रॉ करें, दिस इज द मोर सर्कल, है ना? कुछ इस प्रकार का मोर सर्कल बनेगा। तो एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी। क्या? हर प्लेन पे आपको शियर स्ट्रेस देखने को मिलेगा, लेकिन दो ऐसे प्लेन्स हैं जहां शियर स्ट्रेस हमेशा जीरो होगा, है ना? हर प्लेन पे आपको शियर स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, लेकिन दो ऐसे प्लेन्स हैं जहां शियर स्ट्रेस हमेशा जीरो होगा। वो प्लेन्स कौन से प्लेन्स होंगे? जहां ये सर्कल एक्स एक्सिस को कट करेगा। ये प्लेन हो गया, इसको मैं प्लेन नंबर 1 बोल देता हूं, और ये प्लेन हो गया, इसको मैं प्लेन नंबर 2 बोल देता हूं। ठीक है, ये दो ऐसे प्लेन्स हैं जहां शियर स्ट्रेसेस की वैल्यू जीरो है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? इन प्लेन्स को हम लोग प्रिंसिपल प्लेन्स बोलते हैं। ओके, ये जो प्लेन्स हैं, जिन प्लेन्स पे शियर स्ट्रेसेस हमेशा जीरो होंगे, अब इनमें नॉर्मल स्ट्रेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इनमें नॉर्मल स्ट्रेस जीरो हो और शियर स्ट्रेस भी जीरो। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस भी जीरो कैसे होगा? जैसे मान लीजिए अगर ये सर्कल यहां तक होता, ऐसा होता, तो इस प्रिंसिपल प्लेन में शियर स्ट्रेस भी जीरो होता और नॉर्मल स्ट्रेस भी जीरो होता। तो नॉर्मल स्ट्रेस जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इन प्लेन्स में शियर स्ट्रेस हमेशा जीरो होगा। ठीक है, क्लियर बात है ये चीज? अब ये जो प्लेन्स हैं, ये हमारे लिए ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं?
इनमें ऐसा क्या खास है भाई? इन प्लेन्स पे टाउ की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो इन प्लेन्स में ऐसा क्या खास है जो ये प्लेन हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है? ध्यान दीजिए, हम जब किसी पॉइंट पे स्टेट ऑफ स्ट्रेस शो करते हैं तो हम इतने सारे स्ट्रेसेस को ड्रॉ करते हैं, है ना। लेकिन अगर हम इन प्रिंसिपल प्लेन्स की मदद से स्टेट ऑफ स्ट्रेस को शो करें तो हमें इतने सारे स्ट्रेसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मेरी बात को समझना, ओके। अभी जब मैं किसी पॉइंट का स्टेट ऑफ स्ट्रेस शो करता हूं और मैं एलिमेंट को ड्रॉ करता हूं तो मैं कुछ इस प्रकार का एलिमेंट ड्रॉ करता हूं, है ना। अगर मैं इनकी जगह, अभी मैंने कौन से प्लेन्स का स्ट्रेस दिखाया है? अभी मैंने वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन का स्ट्रेस दिखाया है। अगर मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन्स की जगह प्रिंसिपल प्लेन्स को शो करूं, ये जो प्रिंसिपल प्लेन्स हैं अगर मैं इनको शो करूं तो फिर मुझे इतने सारे स्ट्रेसेस को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इन प्लेन्स पे शियर स्ट्रेस तो 0 है, तो मुझे सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस को शो करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मुझे सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस को शो करने की जरूरत पड़ेगी। तो प्रिंसिपल प्लेन्स का यूज कहां है, प्रिंसिपल प्लेन्स का सिग्निफिकेंस क्या है? जब हम लोग स्टेट ऑफ स्ट्रेस निकालते हैं ना, जब हम स्टेट ऑफ स्ट्रेस किसी पॉइंट का कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ना बहुत सारे स्ट्रेसेस होते हैं। चलो अभी तो हम लोग 2 डायमेंशनल स्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं। अगर यहां 3 डायमेंशनल स्ट्रेसेस हो तो टोटल कितने स्ट्रेसेस होंगे? 9 स्ट्रेसेस होंगे, ओके। अब मान लीजिए आपको किसी प्लेन पे स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, आप इन 9 स्ट्रेसेस की मदद से उस प्लेन का स्ट्रेस निकाल रहे हो, ओके। तो कितना कॉम्प्लिकेटेड सा इक्वेशन बन रहा है। अगर मान लीजिए आप प्रिंसिपल प्लेन्स की का यूज करेंगे तो 9 स्ट्रेसेस की जगह प्रिंसिपल प्लेन्स पे सिर्फ कितने स्ट्रेसेस होंगे? अभी मैं 2 डायमेंशनल की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं 3 डायमेंशनल स्ट्रेस की बात कर रहा हूं। तो यहां पे 3 प्लेन्स हो जाएंगे, अभी 2 प्लेन है ना, 3 प्लेन हो जाएंगे। तो 9 प्रिंसिपल प्लेन्स की जगह, 9 स्ट्रेसेस की जगह सिर्फ आपको 3 स्ट्रेस देखने को मिलेगा। सिर्फ सिग्मा बच जाएगा, सारे टाउ क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? अभी जब आप स्ट्रेस टेंसर शो करते हो, अभी जब आप स्ट्रेस टेंसर बनाते हो तो आपको इतना बड़ा स्ट्रेस टेंसर मिलता है। देखो, सिग्मा एक्स, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड, टाउ वाई एक्स, सिग्मा वाई, टाउ वाई जेड, टाउ जेड एक्स, टाउ जेड वाई, सिग्मा जेड जेड। तो मान लीजिए मैं कुछ भी कैलकुलेट करता हूं ना, जैसे मैं ऑब्लिक प्लेन का स्ट्रेसेस निकाल रहा हूं तो मेरे को इन सारे स्ट्रेसेस के टर्म्स में फॉर्मूला मिलता है, ठीक है। मान लीजिए मैं स्ट्रेन एनर्जी निकालना चाहता हूं, चलिए मैं स्ट्रेन एनर्जी निकालना चाहता हूं, तो जो फॉर्मूला बनेगा उसमें ये सारे स्ट्रेसेस रहेंगे। अगर मान लीजिए इनकी जगह मैं प्रिंसिपल प्लेन्स को यूज करूं तो प्रिंसिपल प्लेन्स में सारे टाउ क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे ना। तो वहां मुझे सिर्फ सिग्मा मिलेगा, टाउ सारे 0 हो जाएंगे। अब मुझे बताना, एक फॉर्मूला है जिसमें ये सारे टर्म्स हैं और एक और फॉर्मूला है जिसमें सिर्फ ये टर्म्स हैं। बेटर फॉर्मूला आपके लिए कौन सा रहेगा? बेटर फॉर्मूला आपके लिए कौन सा रहेगा? सेकेंड केस वाला फॉर्मूला बेटर रहेगा। जैसे मैं स्ट्रेन एनर्जी निकालना चाहता हूं, मान लीजिए मैं स्ट्रेन एनर्जी का डेरिवेशन कर रहा हूं इनके टर्म्स में और मैं स्ट्रेन एनर्जी का डेरिवेशन कर रहा हूं इनके टर्म्स में। मेरा फॉर्मूला दोनों केस में अलग आएगा लेकिन दोनों से आंसर वही आना चाहिए, है ना। एक केस में मैं स्ट्रेन एनर्जी इनको यूज करके निकाल रहा हूं, एक केस में इनको यूज करके निकाल रहा हूं। तो भाई इस केस में मेरा स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला ज्यादा आसान आएगा ना, जाहिर सी बात है ना। तो क्या आपको प्रिंसिपल प्लेन्स का सिग्निफिकेंस क्लियर है?
प्रिंसिपल प्लेन्स की बात हम क्यों कर रहे हैं ये क्लियर है, क्योंकि अगर मैं इन प्लेन्स की जगह प्रिंसिपल प्लेन्स को ड्रॉ करूं तो मेरे लिए फायदा होगा, क्योंकि मेरे नंबर ऑफ स्ट्रेसेस रिड्यूस हो जाएंगे। तो मैं कुछ भी कैलकुलेट कर रहा हूं कल को, जैसे मान लीजिए मैं टाउ मैक्सिमम का फॉर्मूला निकालता हूं, या मैं स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला निकालता हूं, या मैं किसी ऑब्लिक प्लेन के सिग्मा या टाउ का फॉर्मूला निकालता हूं, तो इतने सारे सिग्मा या टाउ के टर्म्स में निकालने की बजाय मैं सिर्फ इनके टर्म्स में फॉर्मूला डिराइव करूंगा, तो मेरे लिए कैलकुलेशन आसान होगा। तो प्रिंसिपल प्लेन का सिग्निफिकेंस आई होप आप लोगों को क्लियर है ना। तो आपको ये पता है कि प्रिंसिपल प्लेन्स को फाइंड आउट करना, ढूंढना बहुत जरूरी है ना। तो प्रिंसिपल प्लेन्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे मान लीजिए ये आपका वर्टिकल प्लेन है, ठीक है, ये आपका वर्टिकल प्लेन है। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये आपका वर्टिकल प्लेन कहीं पे आएगा ऐसा, ठीक है। तो इस वर्टिकल प्लेन की मदद से मेरे को अपना प्रिंसिपल प्लेन ढूंढना है। ओके, इस वर्टिकल प्लेन की मदद से मेरे को अपना प्रिंसिपल प्लेन ढूंढना है। ओके, तो प्रिंसिपल प्लेन ढूंढे। चलिए, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं ना, सबसे पहले तो मैं एक अच्छा सा मोर सर्कल ड्रॉ कर देता हूं, ताकि ना आपको मोर सर्कल की मदद से समझने में आसानी हो जाए। ये हो गया आपका सिग्मा एक्स, ये हो गया आपका सिग्मा वाई, ये हो गया आपका टाउ एक्स वाई। ठीक है, पहले हम इसका एक अच्छा सा मोर सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका वर्टिकल प्लेन, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन। वर्टिकल प्लेन के कोऑर्डिनेट्स फटाफट से बता दो मुझे। वर्टिकल प्लेन के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे सिग्मा एक्स एंड टाउ एक्स वाई। अगर मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन के कोऑर्डिनेट्स ढूंढूंगा तो ये हो जाएगा सिग्मा वाई, और अगर मैंने वर्टिकल में प्लस टाउ लिया है तो हॉरिजॉन्टल में ऑब्वियसली माइनस टाउ आएगा, है ना। वर्टिकल में एंटी क्लॉकवाइज और हॉरिजॉन्टल में क्लॉकवाइज टाउ लग रहा है, तो वर्टिकल में अगर प्लस टाउ है तो हॉरिजॉन्टल में ऑब्वियसली माइनस टाउ होगा। ठीक है, अब मैं इसका मोर सर्कल बनाता हूं। ओके, दिस इज प्लस सिग्मा, this is minus sigma, this is plus tau, this is minus tau। वर्टिकल प्लेन आपको कहां मिलेगा? सिग्मा एक्स एंड प्लस टाउ एक्स वाई, तो वर्टिकल प्लेन आपको यहां कहीं पे मिलेगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन सिग्मा वाई एंड माइनस टाउ एक्स वाई। अब यहां मैं मान लेता हूं कि मेरा सिग्मा वाई जो है वो छोटा है कंपेयर टू सिग्मा एक्स, ठीक है, तो यहां कहीं पे मिलेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इन दोनों को जोड़ के डायामीटर बन रहा है, एंड दिस इज गोइंग टू बी द मोर सर्कल। ठीक है, ये क्या बन गया आपका? मोर सर्कल बन गया है। ओके, अब आपको क्या ढूंढना है? अब आपको प्रिंसिपल प्लेन्स ढूंढने हैं। तो एक प्रिंसिपल प्लेन यहां आएगा,
दिस इज प्रिंसिपल प्लेन नंबर 1 और दूसरा प्लेन यहां आएगा, दिस इज प्रिंसिपल प्लेन नंबर 2। मान लीजिए प्रिंसिपल प्लेन नंबर 1 का वर्टिकल से एंगल जो है वो थीटा P1 है, तो ये एंगल कितना होगा दोस्त, जल्दी से मुझे बताना। ये एंगल 2 थीटा P1 होगा क्या? ये एंगल 2 थीटा P1 होगा क्या? अगर प्रिंसिपल प्लेन 1 का वर्टिकल से एंगल थीटा P1 है तो ये एंगल 2 थीटा P1 होगा। यस, तो मुझे ये 2 थीटा P1 निकालना है। तो मैं चाहूं तो इसको ना मोर सर्कल से भी निकाल सकता हूं और मैं फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूं। मैं फॉर्मूले से निकालता हूं क्योंकि मोर सर्कल से बताऊंगा ना तो कंफ्यूजिंग होगा। मोर सर्कल से निकालना है ना, सिंपल, देखो ये ट्राइंगल है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द रेडियस, ये क्या है, दिस इज द परपेंडिकुलर टाउ एक्स वाई। तो आप ये एंगल निकाल सकते हो चाहो तो, ठीक है ना। अब मैं आपको फॉर्मूले से बताता हूं। आपको पता है कि प्रिंसिपल प्लेन में टाउ की वैल्यू 0 होगी, है ना। प्रिंसिपल प्लेन पे टाउ की वैल्यू 0 होगी, है ना। तो मैं यहां टाउ थीटा P1 को 0 कर देता हूं। अब टाउ का फॉर्मूला क्या है, माइनस ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा P1 प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा P1 मस्ट बी 0, हाँ कि ना। थीटा P1 एंगल पे टाउ की वैल्यू 0 होनी चाहिए, है ना। ये जो फर्स्ट वर्टिकल प्लेन, ये फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन है, इस पे टाउ की वैल्यू 0 होनी चाहिए, यानी कि थीटा P1 एंगल पे टाउ की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब मैं यहां से ऐसा लिख सकता हूं, माइनस ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा P1 इक्वल टू, इसको मैं यहां ले जाता हूं, माइनस ऑफ टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा P1। अब माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा, साइन 2 थीटा P1 डिवाइडेड बाय कॉस 2 थीटा P1, ये बन जाएगा टेन 2 थीटा P1, और इसको यहां लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। तो यहां से थीटा P1 कितना आएगा दोस्त, थीटा P1 आएगा हाफ ऑफ टेन इनवर्स ऑफ 2 टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ये आ रहा है क्या, हाफ ऑफ टेन इनवर्स ऑफ 2 टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, आ रहा है। यस, तो ये आ गया फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन का एंगल, कहां से, वर्टिकल से। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि सेकंड प्रिंसिपल प्लेन निकालो तो कोई बहुत ज्यादा तकलीफ की बात नहीं है, क्यों। फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन और सेकंड प्रिंसिपल प्लेन, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है बता सकते हो। फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन और सेकंड प्रिंसिपल प्लेन, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है। फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन एंड सेकंड प्रिंसिपल प्लेन के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। डायग्राम में 180 डिग्री है, लेकिन एक्चुअल में कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो अगर मैं फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन के एंगल में बस 90 डिग्री ऐड कर दूं तो मुझे सेकंड प्रिंसिपल प्लेन का एंगल मिल जाएगा क्या,
देखो यहां पे अगर मैं निकालूंगा ना, दिस इज 2 थीटा P2 है ना, तो यहां दिख रहा है आपको 2 थीटा P2 इक्वल टू 2 थीटा P1 प्लस 180। 2 थीटा P2 इक्वल टू 2 थीटा P1 प्लस 180। अब पूरे को 2 से डिवाइड कर दो तो यही आएगा ना, थीटा P2 इक्वल टू थीटा P1 प्लस 90। है ना, क्लियर है क्या? यस। तो प्रिंसिपल प्लेन्स क्यों जरूरी है, प्रिंसिपल प्लेन्स को कैसे फाइंड आउट करना है, ये दोनों चीजें क्लियर है क्या? प्रिंसिपल प्लेन्स आर द प्लेन्स जिन पे टाउ 0 है। हमको फायदा क्या होगा, अगर हमें प्रिंसिपल प्लेन्स मिल गए और अगर हमने उनके टर्म्स में ये मैट्रिक्स लिख दी, तो जो भी फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे वो इन्हीं के टर्म्स में करेंगे। इससे हमारा फॉर्मूला बहुत छोटा हो जाएगा। जहां मेरे फॉर्मूले में नॉट अलग अलग टाउ और सिग्मा आ रहे थे, अब वहां सिर्फ 3 सिग्मा आएंगे, टाउ सारे 0 हो गए, तो हमारा फॉर्मूला बहुत आसान हो जाता है। इससे कोई भी कैलकुलेशन करना हमारे लिए, जैसे स्ट्रेन एनर्जी का कैलकुलेशन, आगे जब आप मशीन डिजाइन पढ़ोगे ना तो आप वहां देखोगे स्ट्रेन एनर्जी और भी 2-3 चीजें हम लोग प्रिंसिपल प्लेन्स को यूज करके निकालते हैं, तो उससे हमारा कैलकुलेशन बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, तो यही प्रिंसिपल प्लेन्स की खासियत है। अब आपको अगर प्रिंसिपल प्लेन्स मिल गए हैं तो उनका जो सिग्मा आ रहा है, प्रिंसिपल प्लेन पे जो सिग्मा आ रहा है वो भी कैलकुलेट करना जरूरी है ना, क्योंकि फॉर्मूला तो इन्हीं के टर्म्स में निकलेगा, तो इनकी वैल्यू तो पता होनी जरूरी है, हाँ कि ना? तो अब हमें क्या करना है, सेकेंड चीज, हमें इन प्रिंसिपल प्लेन्स के स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने हैं। इनमें टाउ तो 0 होगा लेकिन सिग्मा तो आएगा ना। हो सकता है किसी प्रिंसिपल प्लेन में सिग्मा 0 भी हो, बट ऐसा हमेशा थोड़ी होगा, यहां कुछ ना कुछ सिग्मा तो आएगा, है ना? तो अब हम प्रिंसिपल प्लेन्स के स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर लें। है ना, क्या बोल रहे हो दोस्त? रेडियस सिग्मा एक्सिस के नीचे ऊपर भी हो सकता है। रेडियस का नीचे और ऊपर होना क्या होता है, मुझे पहले तो ये बताओ, मैं तुम्हारा डाउट ही नहीं समझ पा रहा हूं, तुम बोलना क्या चाह रहे हो? मतलब अगर कोई और समझ रहा है तो प्लीज मुझे भी समझाए कि सूरज क्या बोलना चाह रहा है। रेडियस सिग्मा के ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब रेडियस ऊपर नीचे क्या होता है? तुम सेंटर की बात कर रहे हो क्या, कि सेंटर ऊपर नीचे हो सकता है? हाँ, सेंटर की बात कर रहे हो, सेंटर बोलो ना दोस्त। देखो सेंटर हमेशा सिग्मा एक्सेस पे आना चाहिए, सेंटर कभी भी सिग्मा एक्सेस के ऊपर या नीचे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हमने मोर सर्कल का जो इक्वेशन डिराइव किया था उसमें टाउ थीटा -0 का स्क्वायर ऐसा आ रहा था ना, तो मैंने आपको वहां दिखाया था कि बी कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमेशा 0 होगा। तो सर्कल का सेंटर हमेशा हमेशा सिग्मा एक्सिस पे आएगा। और इसका जो रीजन है, मतलब अगर आपको इसका सिग्निफिकेंस समझना चाहते हो, यस ताजिम तुमने जो बोला है ना, पता नहीं तुमने सोच के बोला है या नहीं, लेकिन मैं आगे जो बोलने वाला था ना उससे काफी रिलेटेड है जो आपका स्टेटमेंट है। अगर आप इसका सिग्निफिकेंस समझना चाहते हो कि क्यों सेंटर सिग्मा एक्सिस पे आता है, तो यह समझ लो कि अगर सेंटर सिग्मा एक्सिस पे आएगा तो सर्कल जो है वो सिग्मा एक्सिस के ऊपर नीचे सेम बनेगा, सिमेट्रिक बनेगा। ठीक है, और ये बनना भी चाहिए। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि अगर आपको किसी एक प्लेन में टाउ की वैल्यू 100 मिल रही है तो उसके जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट प्लेन में टाउ की वैल्यू -100 मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि यहां जो डायमेट्रिकली अपोजिट प्लेन होगा वो 90 डिग्री पे होगा। और यही कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट ऑफ द शियर स्ट्रेस। यस, जैसे यहां वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन को देखो, अगर वर्टिकल प्लेन में शियर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में -टाउ एक्स वाई आना चाहिए।
कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस, है ना। और ये सिर्फ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए नहीं, कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन आप ले लो, उन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स में शियर स्ट्रेसेस इक्वल एंड ऑपोजिट होने चाहिए। और वो तभी संभव है जब आपका सेंटर सिग्मा एक्सिस पे आएगा, है ना। तो इसके ऊपर और नीचे ये एकदम सिमेट्रिक सर्कल बनेगा, हाँ कि ना। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ना 2023 में एक क्वेश्चन आया था, आपको मैं बता दूं, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर 2023 में एक क्वेश्चन आया था। उसमें ना 4 मोर सर्कल दिए हुए थे, एमएसक्यू क्वेश्चन था, और उसमें पूछा था कि इनमें से कौन कौन से मोर सर्कल पॉसिबल है। तो 2 ही पॉसिबल थे, क्योंकि बाकी दोनों का सेंटर जो है ना वो सिग्मा एक्सिस पे नहीं आ रहा था। 2 ही पॉसिबल थे क्योंकि बाकी दोनों का सेंटर जो है वो सिग्मा एक्सिस पे नहीं आ रहा था। और एक और मजे की बात बताऊं, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने टेस्ट सीरीज में दिया था। हमारी जो टेस्ट सीरीज थी ना, उसमें हमने एक ऐसा ही क्वेश्चन बच्चों को दिया था, जिसमें हमने एमएसक्यू नहीं बनाया था, हमने एमसीक्यू बनाया था। और हमने पूछा था कि इन 4 में से कौन सा मोर सर्कल पॉसिबल है। कॉन्सेप्ट वही था कि भैया सेंटर हमेशा सिग्मा एक्सिस पे आना चाहिए, तो सेंटर अगर सिग्मा पे नहीं है मतलब वो पॉसिबल नहीं है ना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको, ये चीज क्लियर है। और सेंटर क्यों सिग्मा एक्सिस पे आता है ये चीज क्लियर है, इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी क्लियर है। क्योंकि आपको ऊपर नीचे सिमेट्रिक डायग्राम मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? ताकि एक प्लेन में अगर टाउ आए तो उसके डायमेट्रिकली अपोजिट प्लेन में माइनस टाउ आए। वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो प्रिंसिपल प्लेन्स हैं, इनमें जो नॉर्मल स्ट्रेसेस आ रहे हैं, इनको हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बोलते हैं। ओके, इन प्रिंसिपल प्लेन्स पे जो नॉर्मल स्ट्रेसेस आ रहे हैं ना, इनको हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपके प्रिंसिपल प्लेन्स ये हैं, तो इन प्रिंसिपल प्लेन में आपको नॉर्मल स्ट्रेसेस मिल रहे हैं। हो सकता है कभी किसी प्रिंसिपल प्लेन में नॉर्मल स्ट्रेस 0 भी हो, ठीक है। अरे तो ये जो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ठीक है। अब इन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इनको कैलकुलेट करने के लिए एक जबरदस्त तरीका, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, आप मोहर सर्कल से भी कर सकते हैं। तो मैं मोहर सर्कल से बताता हूं क्योंकि बड़ी आसानी से आ जाता है। ओके, ध्यान से देखिएगा। ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है, इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? इस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 एंड 0, है ना। मतलब यहां से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस जो है दैट इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। ओरिजिन से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। अब इस डिस्टेंस में मैं अगर रेडियस को जोड़ दूं, अगर मैं सेंटर तक के डिस्टेंस में रेडियस को जोड़ दूं, तो मेरे को सिग्मा 1 की वैल्यू मिल जाएगी क्या? फर्स्ट प्लेन का सिग्मा मिल जाएगा क्या? अगर मुझे इस प्लेन का सिग्मा चाहिए तो मेरे को ओरिजिन से लेके यहां तक का डिस्टेंस चाहिए होगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, सेंटर तक का डिस्टेंस तो मेरे पास ऑलरेडी है, उसमें बस मुझे रेडियस को जोड़ना है ना। तो सिग्मा 1 विल बी इक्वल टू हाउ मच? सेंटर तक का डिस्टेंस प्लस रेडियस। तो सिग्मा 1 विल बी इक्वल टू
सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस रूट ओवर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। ये आ रहा है क्या? दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल स्ट्रेस, सेंटर तक का डिस्टेंस प्लस रेडियस। अब मुझे सेकेंड प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है, तो सेकेंड प्रिंसिपल स्ट्रेस भी हम सेम लॉजिक से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमें ओरिजिन से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस पता है, हमें ओरिजिन से लेके 2 तक का डिस्टेंस निकालना है, हमें ये छोटा डिस्टेंस निकालना है। तो अगर मैं सेंटर तक के डिस्टेंस में से इस रेडियस को माइनस कर दूं, माइनस, तो मेरे को ये मिल जाएगा। तो सिग्मा 2 विल बी इक्वल टू हाउ मच? सेंटर माइनस रेडियस। तो सिग्मा 2 क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू माइनस रूट ओवर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड प्रिंसिपल स्ट्रेस। मतलब प्लस करोगे तो एक प्रिंसिपल स्ट्रेस मिल जाएगा, माइनस करोगे तो एक प्रिंसिपल स्ट्रेस मिल जाएगा ना। सेंटर प्लस रेडियस, सेंटर माइनस रेडियस, और सेंटर और रेडियस का फॉर्मूला तो सबको याद रहेगा ही। तो सेंटर प्लस रेडियस सिग्मा 1, सेंटर माइनस रेडियस सिग्मा 2। ठीक है, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस से रिलेटेड मैं आपको एक और बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जिसको ना कभी कभी क्वेश्चंस बनाने में आप यूज कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं बेटा, अगर आप इन कॉन्सेप्ट को यूज करोगे ना क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस में, तो बहुत आसानी से सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। लेट्स से आपका जो स्ट्रेस टेंसर है दैट इज दिस ए। ओके, इसको मैं क्या बोल रहा हूं? ए बोल रहा हूं। ओके, ये जो अच्छा, अभी मैं इसको ट्राई एक्सियल ले लिया हूं ना, इसको मैं बाई एक्सियल लेता हूं, वरना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ये जो मैट्रिक्स बन रही है ना, इसका जो आइगन वैल्यू आता है वो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के बराबर होता है। द आइगन वैल्यूज ऑफ above matrix are equal to the principal stresses। आइगन वैल्यू का कॉन्सेप्ट याद है आपको? अगर किसी को आइगन वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग ना लीनियर अलजेब्रा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पढ़ लें,
और आइगन वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ लें, क्योंकि आइगन वैल्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट का बहुत जगहों पे यूज होता है, ओके। जिसमें से एक यूज आप यहां देख रहे हो कि आइगन वैल्यूज, इस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के बराबर होंगी। आइगन वैल्यूज याद है कैसे निकालते हैं? हाउ डू वी फाइंड आउट द आइगन वैल्यूज? आइगन वैल्यूज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0, है ना। डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। अब a माइनस लेमडा आई क्या होगा? सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई सिग्मा वाई, ये हो गया आपका a माइनस लेमडा इंटू आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि यूनिट मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो ये ऐसा आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस लेमडा टाउ एक्स वाई सिग्मा वाई माइनस लेमडा इक्वल टू 0। तो यहां से आपको दो आइगन वैल्यूज मिलेंगी, जिसमें से एक आइगन वैल्यू सिग्मा 1 हो जाएगी, लेमडा 1 विल बी इक्वल टू सिग्मा 1, और दूसरी आइगन वैल्यू सिग्मा 2 हो जाएगी, ओके। अब ना आपको ना ये मेथड यूज करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ये जो मेथड होता है ना, ये ट्राई एक्सियल स्ट्रेसेस के लिए यूज करते हैं। बाई एक्सियल स्ट्रेसेस के लिए तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का। जब ट्राई एक्सियल स्ट्रेसेस होते हैं ना, वहां अपने को 3 प्रिंसिपल स्ट्रेस मिलते हैं, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3। अभी अपना सिग्मा 3 0 है क्योंकि बाई एक्सियल स्ट्रेसेस हैं। तो जब ट्राई एक्सियल स्ट्रेसेस होते हैं तो वहां हमारे पास ना कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो वहां हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने के लिए a माइनस लेमडा आई करना पड़ता है, ठीक है। फिर वहां ये 3/3 मैट्रिक्स बन जाता है, फिर यहां ये 3/3 मैट्रिक्स बनता है, फिर 3 आपको लेमडा मिलते हैं, उसमें वो 3 आइगन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के बराबर होते हैं। तो ये मेथड आपको कभी भी बाई एक्सियल लोडिंग के लिए यूज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, समझना इस बात को। आइगन वैल्यूज की दो बहुत खास प्रॉपर्टीज होती हैं। आइगन वैल्यूज की दो बहुत खास प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, सम ऑफ आइगन वैल्यूज आर इक्वल टू द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। आइगन वैल्यूज की दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसमें से एक प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ये जो आइगन वैल्यूज हैं उनका सम जो होगा वो इन डायगोनल एलिमेंट्स के सम के बराबर होगा। अब डायगोनल एलिमेंट्स का सम क्या होगा? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई होगा क्या? डायगोनल एलिमेंट्स का सम सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई होगा, और आइगन वैल्यूज अपनी क्या है? सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 है। तो हमारा एक प्रॉपर्टी क्या बन जाएगा? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। ये चीज आप दूसरे तरीके से भी प्रूफ कर सकते हो, मैं आगे बताऊंगा आपको। ये जो चीज मैंने अभी आपको बताई ना, ये आप एक और तरीके से भी प्रूफ कर सकते हो, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होंगी? सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2, और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई माइनस टाउ एक्स वाई इंटू टाउ एक्स वाई, है ना। इसका डिटर्मिनेंट यही आएगा ना, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई माइनस टाउ एक्स वाई इंटू टाउ एक्स वाई। तो सेकेंड प्रॉपर्टी हो जाएगी सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई माइनस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं
जिनका यूज आपको कुछ क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको मैंने ये आइगन वाला वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट जो है इन प्रॉपर्टीज के लिए बताया था। ये जो मेथड है आइगन वैल्यू निकालने का, ये आपको कभी लगाना नहीं पड़ेगा आपके पास, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला है। लेकिन इन प्रॉपर्टीज को आप जरूर याद रखना, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां इन प्रॉपर्टीज को यूज करके आप बड़ी आसानी से सवाल बना लोगे। ऐसा नहीं है कि इन प्रॉपर्टीज के बगैर वो बनेगा नहीं, वो तो ऐसे भी बन जाएगा, लेकिन अगर आप ये प्रॉपर्टीज लगाओगे ना तो बड़ी आसानी से बन जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? चलिए, अच्छा मैं आपको एक और प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा था। मैं आपको बोल रहा था ना कि ये चीज आप एक और तरीके से भी प्रूफ कर सकते हो। सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। ओके, तो ये भी एक ना बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। एक्चुअली में होता क्या है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कि दो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना? दो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब हम दो और म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स कंसिडर करते हैं। ठीक है, दो और म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स कंसिडर करते हैं। अभी मेरे पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स कौन कौन से हैं? वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन। इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। मैं दो और प्लेन्स कंसिडर करता हूं, पी प्लेन एंड क्यू प्लेन। इन दोनों के बीच का एंगल भी 90 डिग्री है। ठीक है, ये मोहर सर्कल है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये मेरे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन्स हैं, इफ दीज आर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन्स, और अगर ये मेरे पी एंड क्यू प्लेन्स हैं, मान लीजिए पी एंड क्यू प्लेन्स हैं ये, तो ये स्टेटमेंट ये बोलता है कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन्स का सिग्मा जो का सम होगा, पी एंड क्यू प्लेन के सिग्मा का सम भी उतना ही होगा। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, the sum of normal stresses on two mutually perpendicular planes at a point is कांस्टेंट। मतलब अगर मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन के सिग्मा को जोड़ूं तो जो वैल्यू मिलेगी, पी और क्यू प्लेन के सिग्मा को जोड़ने पे भी वही वैल्यू मिलेगी। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई विल बी इक्वल टू सिग्मा पी प्लस सिग्मा क्यू विल बी इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये सारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 ये दोनों भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं।
सिग्मा पी एंड सिग्मा क्यू, ये दोनों भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर सिग्मा को अगर आप जोड़ोगे तो उसका सम हमेशा बराबर आना चाहिए, और ये आपको यहीं से समझ में आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर मैं कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन के सिग्मा को जोड़ूंगा तो मेरे को हमेशा ये सेंटर ही मिलेगा, और सेंटर तो एक ही है ना भाई, ऐसा तो है नहीं कि सेंटर अलग अलग आएगा। देखो 1 और 2 का सेंटर भी यही है, 1 और 2 का सेंटर भी यही है, ये 1 है ये 2 है, तो 1 और 2 का सेंटर भी यही है, V और H का सेंटर भी यही है, P और Q का सेंटर भी यही है। तो कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स ले लो आप, कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स ले लो आप, ये दोनों लोगे इसका सेंटर भी यही होगा, आप ये दोनों लोगे इसका सेंटर भी यही आएगा, आप ये दोनों लोगे इसका सेंटर भी यही आएगा, तो सेंटर तो एक ही आएगा ना हमेशा। इसीलिए दोनों का सम जोड़ने पे हमेशा वही आता है वैल्यू। क्लियर है क्या ये? इसके ऊपर भी आपको एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन देखने को मिले। जल्दी से बता दो ये क्लियर है क्या? यस, चलो। तो ये भी एक रीजन है कि हमें ये प्रॉपर्टी मिल रही है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। ओके, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बोला था कि प्रिंसिपल प्लेन्स और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जो भी चीजें कैलकुलेट करते हैं वो इन्हीं के टर्म्स में करते हैं। इनमें से दो चीजें हम लोग अब कैलकुलेट करने वाले हैं। कौन सी चीजें? एक हम मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस निकालेंगे और एक हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालेंगे। ये दोनों हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के टर्म्स में ही निकालेंगे। अब मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा? तो अगर आप एक मोर सर्कल को देखें तो मोर सर्कल में मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस आपको कहां देखने को मिलेगा? मोर सर्कल में मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस आपको कहां देखने को मिलेगा? किसी एक प्रिंसिपल प्लेन पे ही देखने को मिलेगा ना। जैसे यहां प्रिंसिपल प्लेन नंबर 1 पे देखने को मिल रहा है, तो आपको मैक्सिमम प्रिंसिपल नॉर्मल स्ट्रेस हमेशा किसी ना किसी प्रिंसिपल प्लेन पे ही देखने को मिलेगा, राइट? अब यहां हम लोग बार बार इसको 1 बोल रहे हैं, हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये 1 हो जाए और ये 2 हो जाए, है ना? तो ऐसा फिक्स नहीं करेंगे तो कि 1 पे ही मिलेगा, बट ये जरूर बोल सकते हैं कि जो भी प्रिंसिपल प्लेन रहेगा उसमें से ही किसी एक में आपको सिग्मा मैक्सिमम मिलेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं दैट सिग्मा मैक्सिमम इज मैक्सिमम ऑफ सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3। अब यहां मैं सिग्मा 3 भी ले रहा हूं क्योंकि आपको हो सकता है किसी क्वेश्चन में 3 प्रिंसिपल स्ट्रेस दिए हो, ठीक है? अगर ट्राई एक्सियल लोडिंग है तो 3 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस मिलते हैं। अगर तीसरा प्रिंसिपल स्ट्रेस 0 है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो सिर्फ 1 और 2 में देखना है। तो तीनों प्रिंसिपल स्ट्रेस में से जो भी सबसे बड़ा होता है वो सिग्मा मैक्सिमम होता है। और यहां हम लोग ये साइन क्यों लगा रहे हैं? ये मैग्नीट्यूड का साइन है, मतलब आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चेक करना है। जैसे मान लीजिए एक 100 है, दूसरा -200 है और तीसरा 50 है, तो आपको सिग्मा मैक्सिमम जो है वो 100 नहीं लेना है, -200 लेना है भाई। ऐसा नहीं है कि ये माइनस है तो ये कम हो गया 0 से, ये मैथमेटिक्स नहीं है। यहां नेगेटिव साइन आपको सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेस बता रहा है, बाकी नेगेटिव भी मैक्सिमम हो सकता है। तो आपको सिग्मा 1, 2, 3 में से जो भी सबसे बड़ा मिल रहा है मैग्नीट्यूड में, दैट इज योर सिग्मा मैक्सिमम। क्लियर है क्या? तो अगर किसी सवाल में आपको सिग्मा मैक्सिमम पूछा जाता है तो आपका कर्तव्य बनता है
कि पहले आप प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकाल लें और फिर देख लें कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में सबसे बड़ा कौन सा है, वही आपका सिग्मा मैक्सिमम होगा। क्लियर है? क्लियर है मैं क्या बताना चाह रहा हूं? अगर आपको किसी क्वेश्चन में, अगर मैं आपको कोई ऐसा मैट्रिक्स दे दूं या कोई ऐसा डायग्राम दे दूं और बोलूं सिग्मा मैक्सिमम निकालो, तो आप क्या करोगे? पहले प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकाल लोगे और फिर देख लोगे कि भाई इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, वही आपका हो गया सिग्मा मैक्सिमम। ओके, अब आते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पे। अब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस दो टाइप के होते हैं। एक होता है मैक्सिमम इन प्लेन शियर स्ट्रेस। अब आप बोलोगे यार ये इन प्लेन क्या है, पहले तो मुझे ये बताओ, उसके बाद तो मैं समझू कि मैक्सिमम इन प्लेन शियर स्ट्रेस क्या है ना? तो ध्यान दीजिएगा, हमारा जो बॉडी है वो तो थ्री डायमेंशनल होगा ना। जो बॉडी है वो तो थ्री डायमेंशनल होगी, बॉडी कभी भी टू डायमेंशनल तो होगी नहीं। हम जो टू डायमेंशनल स्ट्रेसेस अज्यूम कर रहे हैं वो स्ट्रेसेस टू डायमेंशनल है, बट बॉडी तो थ्री डायमेंशनल है ना, हाँ कि ना? तो मान लीजिए ये एक बॉडी है, इस बॉडी में मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इस प्लेन में, ये जो सेंटर का प्लेन है, इसको छोड़िए, मैं इस कॉपी की मदद से बताता हूं, ठीक है? मान लीजिए ये मेरी बॉडी है, इस बॉडी में ये एक प्लेन है जो सेंटर से पास हो रहा है, तो मैं ये मान रहा हूं कि जो भी लोड लग रहा है वो इस प्लेन में लग रहा है, जो भी स्ट्रेसेस हैं वो इस प्लेन में है। जैसे सिग्मा एक्स ऐसा है, सिग्मा वाई ऐसा है, टाउ एक्स वाई इसी के प्लेन में है, तो जो भी स्ट्रेसेस हैं वो सारे इसी प्लेन में लाए कर रहे हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मेरा बॉडी थ्री डायमेंशनल है, लेकिन मैं मान रहा हूं कि सारा लोड जो है वो एक प्लेन में लग रहा है, सारे स्ट्रेसेस एक प्लेन में ही बैठे हुए हैं। ओके, तो ये जितने भी स्ट्रेसेस आ रहे हैं, इन्हीं स्ट्रेसेस को हम क्या कहेंगे? इन प्लेन स्ट्रेसेस बोलेंगे। इन सारे स्ट्रेसेस को हम क्या बोलेंगे? इन प्लेन स्ट्रेस। अगर मान लीजिए कोई ऐसा स्ट्रेस हो जो इन प्लेन से बाहर हो, जो इस प्लेन से बाहर हो, प्लेन ऑफ लोडिंग के बाहर हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आउट ऑफ प्लेन स्ट्रेस। समझ में आई बात? जितने भी लोडिंग के प्लेन के स्ट्रेसेस हैं उन सबको हम बोल देते हैं इन प्लेन स्ट्रेसेस, और इस लोडिंग के प्लेन से बाहर अगर कोई स्ट्रेस है तो उसको हम बोलेंगे आउट ऑफ प्लेन स्ट्रेस। ठीक है, अब अमूमन हम लोग ये मान के चलते हैं कि जिस प्लेन में लोड लग रहा है सारे स्ट्रेसेस उसी प्लेन में है, उसके बाहर कोई स्ट्रेस नहीं है। ओके, तो हम जो मोर सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं यहां पर, हम जो मोर सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं यहां पर, वो कुछ ऐसा बन रहा है। तो ये जो मोर सर्कल बना, ये जो मोर सर्कल बना, इसमें ये सारे जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं, हर पॉइंट पे आपको कुछ ना कुछ स्ट्रेस मिल रहा है ना, ये सारे जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं, ये सारे कौन से स्ट्रेसेस हैं? इन प्लेन स्ट्रेसेस। ये जो मोर सर्कल मैंने बनाया है ये इन प्लेन स्ट्रेसेस का मोर सर्कल है। ओके, एंड दिस इज प्रिंसिपल प्लेन नंबर 1, दिस इज प्रिंसिपल प्लेन नंबर 2। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से सबसे बड़ा टाउ कौन सा है, अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से सबसे बड़ा टाउ कौन सा है, तो वो कहां पर आएगा? वो नीचे और ऊपर आएगा, वो यहां आएगा और यहां आएगा, है ना बेटा? सेंटर में कुछ नहीं होगा, सरकमफेरेंस पे ही है, जो है वो सरकमफेरेंस पे। मोर सर्कल के अंदर कुछ नहीं होता, मोर सर्कल के सरकमफेरेंस पे होता है ना स्ट्रेस। यस,
तो ये दोनों जो हैं इनको हम बोलेंगे टाउ मैक्सिमम इन प्लेन। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्त? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू आपको इसके रेडियस के बराबर मिलेगी क्या? इसकी वैल्यू आपको इसके रेडियस की बराबर मिलेगी क्या? इसके रेडियस के बराबर मिलेगी ना? कितनी मिलेगी? रूट ओवर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर, ये हो जाएगी। या फिर आप इनको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। टाउ मैक्सिमम इन प्लेन कैन ऑल्सो बी रिटन एज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। अरे ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? क्योंकि भैया अगर मैं सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 करूंगा तो वो भी तो मेरे को रेडियस ही देगा ना, है कि नहीं? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 विल गिव यू द डायामीटर। सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 करोगे तो ये मिलेगा डायामीटर, और उसका आधा करोगे तो रेडियस। तो यहां जो आपको स्ट्रेस मिल रहा है, टाउ मैक्सिमम मिल रहा है, दैट इज द मैक्सिमम इन प्लेन शियर स्ट्रेस। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां हमने जो मोर सर्कल बनाया है ये सिर्फ 1 और 2 को जोड़ के बनाया है। बट मैंने आपको बोला एक तीसरा प्रिंसिपल प्लेन भी तो है, एक तीसरा प्रिंसिपल प्लेन भी तो है। वो तीसरा प्रिंसिपल प्लेन कहां पे होगा? एक प्रिंसिपल प्लेन यहां है, दूसरा प्रिंसिपल प्लेन यहां है, तीसरा प्रिंसिपल प्लेन यहां होगा ना, क्योंकि उस पे स्ट्रेसेस की वैल्यू क्या है? 0 है। तो आपको यहां तीन तीन मोर सर्कल मिलेंगे, तीन तीन मोर सर्कल मिलेंगे। एक मोर सर्कल तो हम लोगों ने बना दिया, ये जो मोर सर्कल है ये इन प्लेन स्ट्रेसेस का मोर सर्कल है, लेकिन आपको दो और मोर सर्कल मिलेंगे। कौन से दो और मोर सर्कल मिलेंगे? एक मोर सर्कल आपको 2 और 3 को जोड़ के भी मिलेगा, एक मोर सर्कल आपको 2 और 3 को जोड़ के भी मिलेगा, और तीसरा मोर सर्कल आपको 1 और 3 को जोड़ के भी मिलेगा। तो अब मुझे यहां यह बताना कि आपको यहां एक टाउ मैक्सिमम 1 और 2 के रेडियस से मिलेगा, एक टाउ मैक्सिमम 1 और 2 के रेडियस से मिलेगा, एक टाउ मैक्सिमम 2 और 3 के रेडियस से मिलेगा, और एक टाउ मैक्सिमम 1 और 3 के रेडियस से मिलेगा, है ना? अभी मैं क्या बोल रहा था, टाउ मैक्सिमम जो है वो सर्कल के रेडियस के बराबर होता है, पर यहां तो हमारे पास तीन तीन सर्कल है, तो इस सर्कल का एक रेडियस होगा, इसका एक रेडियस होगा, इसका एक रेडियस होगा, है ना? अब इनमें से जो सबसे बड़ा सर्कल होगा उसका जो रेडियस आएगा दैट विल बी नोन एज एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, टाउ मैक्सिमम डिफॉल्ट, ये जो शियर स्ट्रेस होगा दिस विल बी मैक्सिमम ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 एंड सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 बाई 2। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या?
तो आपको अगर सिर्फ प्लेन ऑफ लोडिंग के स्ट्रेसेस देखने हैं कि इसी प्लेन में बताओ भैया टाउ मैक्सिमम कौन सा है, तो फिर आप ये वाला निकालोगे। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि भैया सिर्फ प्लेन ऑफ लोडिंग नहीं, कोई से भी प्लेन में टाउ मैक्सिमम देख सकते हो आप, अब बताओ मेरे को टाउ मैक्सिमम कौन सा है, तो फिर आप 1-2 वाला सर्कल भी देखोगे, 2-3 वाला सर्कल भी देखोगे और 1-3 वाला सर्कल भी देखोगे, और इन तीनों में से जो सबसे बड़ा होगा वो आपका एब्सोल्यूट टाउ मैक्सिमम होगा। अब मैं आपको यह बता दूं, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का मतलब होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो अगर आपको कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, इफ नथिंग स्पेसिफिक इज मेंशन्ड, ऑलवेज फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। क्लियर है जो मैं बोल रहा हूं? अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा है फाइंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करोगे। जब तक आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना करे कि मेरे को इन प्लेन शियर स्ट्रेस बस बताओ, तब तक आप यही अज्यूम करके चलोगे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है। एग्जाम में रीसेंट ईयर्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जहां आपको स्पेसिफिकली इन प्लेन शियर स्ट्रेस पूछा है। अब मैं आपको यह बता दूं कि इससे पहले, मतलब जब से ये क्वेश्चन चैलेंज करने का केस आया है ना, उसके पहले कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनते थे जहां ना क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहता था, फिर भी आपको इन प्लेन शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना होता था। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ओके, मान लीजिए मैंने आपको बोला सिग्मा 1 जो है 200 मेगा पास्कल है और सिग्मा 2 जो है वो 80 मेगा पास्कल है। कैलकुलेट टाउ मैक्सिमम, ठीक है। और मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए। एक ऑप्शन मैंने दिया 200, दूसरा ऑप्शन मैंने दिया 100, ठीक है, सॉरी, एक ऑप्शन मैंने दिया 150, दूसरा ऑप्शन मैंने दिया 120, तीसरा ऑप्शन मैंने दिया 60, चौथा ऑप्शन मैंने दिया 40। अब आप बताओ आपके हिसाब से टाउ मैक्सिमम कौन सा होना चाहिए? आपके हिसाब से टाउ मैक्सिमम कौन सा होना चाहिए? लेकिन कायदे से यहां टाउ मैक्सिमम कितना आएगा? कायदे से यहां टाउ मैक्सिमम कितना आएगा? अगर हम अपने लॉजिक से देखें तो टाउ मैक्सिमम यहां कितना आना चाहिए? हंड्रेड आना चाहिए, बट यहां 100 ऑप्शन में ही नहीं है। अगर आपको सिर्फ टाउ मैक्सिमम बोला गया है तो आपको तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम निकालना पड़ेगा ना। 200 माइनस 0/2, 80 माइनस 0/2 एंड 200 माइनस 80/2, इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा होगा? 200 माइनस 0/2 यानी कि 100 मेगा पास्कल। तो कायदे से 100 आपका एब्सोल्यूट आंसर होना चाहिए, एक्चुअल आंसर होना चाहिए, बट यहां वो ऑप्शन में ही नहीं है। तो अब मैं मजबूरी में 60 को ही आंसर मानूंगा। तो आज से कुछ सालों पहले तक जब क्वेश्चंस का ऑफिशियल आंसर की नहीं आता था और क्वेश्चन को चैलेंज करने का ऑप्शन नहीं होता था, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस गलती से दिए गए हैं जहां क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम निकालना है और ऑप्शन में आपको सिर्फ इन प्लेन दिया हुआ है। समझ में आ रही है मेरी बात?
तो उन क्वेश्चंस को देख के, उनका सॉल्यूशन देख के आप कंफ्यूज मत होना कि सर यहां पे तो इन प्लेन शियर स्ट्रेस निकाला है, आप तो बोले थे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम निकालना है, क्योंकि भाई वहां ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन आज की डेट में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप क्वेश्चन को चैलेंज कर देना कि आपने क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं किया है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम निकालना है कि इन प्लेन निकालना है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो आज की डेट में अगर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें एक ऑप्शन इन प्लेन का भी होगा और एब्सोल्यूट का भी होगा, और सही आंसर होगा ये वाला। क्लियर है? यस। चलो, तो जब तक आपको इन प्लेन निकालने के लिए ना बोला जाए, आप तब तक एब्सोल्यूट मैक्सिमम ही निकालोगे। भले उसके लिए अलग से नहीं दिया है, आपको सिर्फ लिखा हुआ है मैक्सिमम निकालो, तो आप टाउ मैक्सिमम बोले तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम ही निकालोगे। अगर इन प्लेन उनको निकलवाना होगा तो वो इन प्लेन मेंशन करेंगे। ठीक है? क्लियर है ये चीज? चलो, तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इनके ऊपर, तो और क्लियर हो जाएगा। सॉरी। चलो सॉल्व करो।
डन। सबसे पहले हमें प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फाइंड आउट करने हैं ना, तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का हमारे पास फॉर्मूला है, तो यहां वैल्यूज पुट कर देंगे। सिग्मा एक्स है आपका 200, सिग्मा वाई है -100, एंड टाउ एक्स वाई हमारे साइन कन्वेंशन से -50 है, बट यहां फर्क नहीं पड़ेगा +50 हो या -50 हो। तो प्लस साइन लोगे तो सिग्मा 1 आ जाएगा, माइनस साइन लोगे तो सिग्मा 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 50 प्लस रूट ओवर, सॉरी ये प्लस हो जाएगा ना, 150 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, 208.11 मेगा पास्कल, एंड सिग्मा 2 आ रहा है -108.11 मेगा पास्कल। और सिग्मा 3 कितना होगा, बाई एक्सियल लोडिंग है तो सिग्मा 3 होगा 0। ठीक है, तो अब मैं अगर टाउ मैक्सिमम इन प्लेन देखूं, then it will be sigma 1 minus sigma 2 by 2, यानी कि 208.11 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 108.11 बाई 2। तो टाउ मैक्सिमम इनक्लेन कितना आ रहा है, 158.11 मेगा पास्कल, है ना। और एब्सोल्यूट भी यही रहेगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस is maximum of sigma 1 minus 2 by 2, 2 minus 3 by 2 and 3 minus 1 by 2। तो आप देखो यहां वही आएगा, आप 1 माइनस 2 बाई 2, 2 माइनस 3 बाई 2, 3 माइनस 1 बाई 2 करोगे तो आपको 1 माइनस 2 बाई 2 ही मैक्सिमम मिलेगा। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी आपका 158.11 ही है, राइट। वेरी गुड। So tau maximum in plane is 158.11 and absolute tau maximum is also 158.11। क्लियर है क्या? चलिए एक और करें, एक और करें। चलो ये कर लो।
डन। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, ये आ रहे हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। सिग्मा 3 विल बी 0, तो टाउ मैक्सिमम इन प्लेन विल बी इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, यानी ये हो जाएगा 189.44 माइनस 10.56/2। तो ये हो गया 89.44 मेगा पास्कल। और एब्सोल्यूट टाउ मैक्सिमम क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट टाउ मैक्सिमम विल बी मैक्सिमम ऑफ 189.44 minus 10.56/2, then 189.44/2, then 10.56/2. Sigma 1 minus 2/2, 2 minus 3/2, 3 minus 1/2 ना। तो यहां 189.44/2 ये मैक्सिमम होगा 94.72 मेगा पास्कल, है ना। एब्सोल्यूट मैक्सिमम आ गया 94.72 मेगा पास्कल। तो 89.44 इन प्लेन मैक्सिमम है एंड 94.72 एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। क्लियर है क्या? बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताता हूं। प्योर शियर स्ट्रेस और हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, ये दो कुछ बहुत खास टाइप के स्टेट ऑफ स्ट्रेसेस हैं। इनके ऊपर आपको ना थ्योरी क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलेंगे। तो इनकी थोड़ी सी ना डीप एनालिसिस कर लेते हैं, है ना। मतलब इनके ऊपर आपको किस किस तरीके से क्या क्या पूछा जा सकता है वो सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम प्योर शियर स्ट्रेस की बात करेंगे। ओके, तो प्योर शियर स्ट्रेस के केस में सिर्फ टाउ लग रहा होता है ना। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दोनों 0 होते हैं। मुकेश बेटा आपकी चैट दिख रही है? अब इसका मोर सर्कल बना के बताओ, इसका मोर सर्कल फटाफट से बना के बताओ। आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलेंगे प्योर शियर स्ट्रेस के केस में। ओके,
तो इसका मोर सर्कल फटाफट से बना लीजिए। वेरी गुड, यस अमन। देखिए, इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन्स का अगर मैं कोऑर्डिनेट निकालूं तो वर्टिकल प्लेन में आएगा 0 एंड प्लस टाउ और हॉरिजॉन्टल प्लेन में आएगा 0 एंड माइनस टाउ। यानी वर्टिकल प्लेन यहां कहीं पे आएगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन यहां कहीं पे आएगा। ये जो मोर सर्कल है ये इकलौता मोर सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे आएगा, है ना। दिस इज द ओनली मोर सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पे आएगा। यस। अब इसमें कुछ बहुत दिलचस्प चीजें देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली और इंटरेस्टिंग चीज तो यही है कि इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है ना। सबसे पहली और इंटरेस्टिंग चीज जो है वो तो यही है कि इसका सेंटर ओरिजिन पे 0 0 पे। दूसरी एक बहुत खास चीज देखने को मिल रही होगी आपको। क्या खास देखने को मिल रहा है आपको? इसके प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो हैं दे आर इक्वल एंड अपोजिट। ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो होंगे दे आर इक्वल एंड अपोजिट, है ना। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इक्वल एंड अपोजिट है ना। अगर मैं यहां प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालूं तो यहां सिग्मा 1 जो होगा दैट विल बी प्लस टाउ और ये आएगा थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे। और सिग्मा 2 जो होगा दैट विल बी माइनस टाउ जो आएगा थीटा इक्वल्स टू माइनस 45 डिग्री पे। तो मैं बोल सकता हूं दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो हैं वो इक्वल एंड अपोजिट है, एक प्लस 45 पे एक माइनस 45 पे। ऐसा यूजुअली आपको देखने को मिलता नहीं है, ये सिर्फ इसी केस में देखने को मिलेगा, है ना। तो ये एक बहुत दिलचस्प चीज है, राइट। इसके अलावा और क्या खास देखने को मिल रहा है आपको? इसके अलावा और क्या खास देखने को मिल रहा है आपको? इसके अलावा आपको यह खास देखने को मिल रहा है कि सिग्मा मैक्सिमम और टाउ मैक्सिमम दोनों बराबर हैं, प्लस माइनस टाउ। सिग्मा मैक्सिमम और टाउ मैक्सिमम दोनों प्लस माइनस टाउ होंगे, है ना। यस, वेरी गुड। अब मैं आपको ना एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास दो शाफ्ट्स हैं, ओके। एक शाफ्ट जो है वो डक्टाइल मटेरियल की है और एक शाफ्ट जो है वो ब्रिटल मटेरियल की है। अब मैं दोनों के ऊपर शियर स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूं, दोनों पे मैं टॉर्क लगा रहा हूं, यानी दोनों के ऊपर मैं शियर अप्लाई कर रहा हूं, प्योर शियर, है ना। ये प्योर शियर का केस है। तो अब मुझे ये बताओ कि डक्टाइल मटेरियल की जो शाफ्ट है वो कैसे ब्रेक होगी, किस प्लेन से ब्रेक होगी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तो डक्टाइल मटेरियल की शाफ्ट कौन से प्लेन से ब्रेक होगी? तो वापस से आपको वो कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा। बेटा डक्टाइल मटेरियल किसकी वजह से फेल होगा?
डक्टाइल मटेरियल जो है वो टाउ मैक्सिमम की वजह से फेल होगा। और टाउ मैक्सिमम कहां आएगा? टाउ मैक्सिमम जो है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही आएगा, है ना। डक्टाइल मटेरियल जो है वो टाउ की वजह से फेल होगा। और टाउ की मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आएगी? टाउ की मैक्सिमम वैल्यू जो है, टाउ मैक्सिमम जो है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन में आएगा, है ना। यानी कि 0 और 90 डिग्री पे। तो आपको कुछ इस तरीके का फेलियर देखने को मिलेगा क्या? ये किसकी वजह से हो रहा है? ये टाउ मैक्सिमम की वजह से हो रहा है। अब आपको ब्रिटल मटेरियल में कैसा फेलियर देखने को मिलेगा? आपको ब्रिटल मटेरियल में कैसा फेलियर देखने को मिलेगा? तो बेटा ब्रिटल मटेरियल किसकी वजह से फेल होगा? ब्रिटल मटेरियल जो है वो टेंशन की वजह से फेल होगा। और टेंशन किस पे आएगा? 45 डिग्री पे आएगा। टेंशन 45 डिग्री पे आएगा क्या? -45 पे नहीं आएगा। -45 पे कंप्रेशन आएगा। मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस +45 पे आएगा। ठीक है, आप ये मत बोलना कि +-45 पे आएगा। -45 पे कंप्रेशन आएगा, टेंशन नहीं आएगा। तो मेरे भाई यहां ये +45 डिग्री से फेल होगा, मतलब कि कुछ इस प्रकार से फेल होगा। किसकी वजह से फेल हो रहा है? ये सिग्मा मैक्सिमम की वजह से फेल हो रहा है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या कॉन्सेप्ट? चलो, तो ये है प्योर शियर का क्वेश्चन। प्योर शियर का क्वेश्चन अगर आया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया, पहले मोहर सर्कल ड्रॉ कर देना, उसके बाद आपको जो भी पूछा गया है ना उसके बारे में सोचना। मोहर सर्कल से आपको पूरा क्लियर पिक्चर दिखाई देती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब आते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस पे। अब देखो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस भी ना दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं बाईएक्सियल और एक होते हैं ट्राईएक्सियल। हम यहां बाईएक्सियल हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस में भी बाईएक्सियल भी हो सकता है और ट्राईएक्सियल भी हो सकता है। तो हम यहां जो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस देख रहे हैं बेटा वो बाईएक्सियल है, मतलब कि अभी मैं तीसरा स्ट्रेस नहीं ले रहा हूं। तो ये है आपका हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, ठीक है। अब इसका मोहर सर्कल बनाइए, बड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा। इसका मोहर सर्कल बना लीजिए। अब यहां आपको वर्टिकल प्लेन का कोऑर्डिनेट मिलेगा सिग्मा 0 और हॉरिजॉन्टल प्लेन का कोऑर्डिनेट भी वही मिलेगा सिग्मा 0। सूरज मेरे भाई, हाइड्रोस्टैटिक का मतलब कंप्रेसिव होगा ये जरूरी नहीं होता। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस जो है वो कंप्रेसिव भी हो सकता है, टेंसाइल भी हो सकता है। जैसे अभी मैंने जो बनाया है वो टेंसाइल है, आप इसको कंप्रेसिव भी बना सकते हो, डजंट मैटर। ओके, हाइड्रोस्टैटिक मतलब हमारा कहने का मतलब है कि दोनों नॉर्मल स्ट्रेसेस इक्वल होने चाहिए मैग्नीट्यूड और नेचर में, ठीक है। क्लियर है? फ्लूइड मैकेनिक्स में आप जो पढ़ते हो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस वो कंप्रेसिव ही होता है, लेकिन यहां आप जो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस बोलते हो वो टेंसाइल भी हो सकता है। ओके, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, आपको यहां पे मोहर सर्कल एक पॉइंट मिलेगा, सिर्फ एक पॉइंट, राइट। कहां पर? सिग्मा 0 पे। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब समझते हो? अगर मोहर सर्कल एक पॉइंट बन रहा है तो इसका मतलब समझते हो क्या है?
डू यू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस? इसके पीछे क्या लॉजिक है कि मुझे एक पॉइंट मिल रहा है, सिर्फ एक पॉइंट मिल रहा है। चलिए मैं समझाता हूं। देखिए, मोर सर्कल का जो सरकमफेरेंस है उसके हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको क्या बताता है? किसी ना किसी प्लेन का स्ट्रेस बताता है ना? जैसे अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो मेरे को एक प्लेन का स्ट्रेस मिलेगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो किसी एक प्लेन का स्ट्रेस मिलेगा। यहां का कोऑर्डिनेट, यहां का कोऑर्डिनेट, यहां का कोऑर्डिनेट, अलग अलग कोऑर्डिनेट्स आपको अलग अलग प्लेन के स्ट्रेसेस बताते हैं। लेकिन अगर आपको मोर सर्कल सिर्फ एक सिंगल पॉइंट मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है? इससे मैं क्या निष्कर्ष निकालूं? इसका मतलब यह है कि हर प्लेन में इतना ही स्ट्रेस लग रहा है, सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं। आप कोई भी प्लेन कट करो, आप 30 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 20 डिग्री, कोई से भी प्लेन से इसको कट करो, उसमें नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा होगा और शियर स्ट्रेस 0 होगा। ये एक सिंगल पॉइंट सारे प्लेन्स का स्ट्रेस बता रहा है। क्या ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर है? क्या ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर है? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहां आपको एक ही पॉइंट से सारे प्लेन का स्ट्रेस मिल रहा है। अब यहां प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या मिल रहे हैं? सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों ही सिग्मा है। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों ही सिग्मा है। अगर मैं टाउ मैक्सिमम इन प्लेन निकालूं, अगर मैं टाउ मैक्सिमम इन प्लेन निकालूं तो वो 0 होगा, लेकिन एब्सोल्यूट टाउ मैक्सिमम 0 नहीं होगा। एब्सोल्यूट टाउ मैक्सिमम विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई 2, है ना? अगर मैं टाउ मैक्सिमम इन प्लेन निकालूंगा तो वो 0 होगा, बट एब्सोल्यूट टाउ मैक्सिमम विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई 2। यस, क्लियर है क्या? एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, आपको हर मोहर सर्कल में दो प्रिंसिपल प्लेन्स देखने को मिलते हैं, है ना? यहां आपको कितने प्रिंसिपल प्लेन मिल रहे हैं? यहां आपको कितने प्रिंसिपल प्लेन मिल रहे हैं? यहां आपको इनफाइनाइट प्रिंसिपल प्लेन्स मिल रहे हैं। यस, यहां आपको इनफाइनाइट प्रिंसिपल प्लेन्स मिल रहे हैं, क्योंकि यहां हर एक प्लेन प्रिंसिपल प्लेन है। ऑल प्लेन्स आर प्रिंसिपल प्लेन्स। भाई प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है? जिस प्लेन का टाउ 0 हो, और यहां हर प्लेन का टाउ 0 ही है, तो सारे प्लेन्स प्रिंसिपल प्लेन ही है ना? क्लियर है? चलो, वेरी गुड। चलो, तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं? चलिए, अब इनके ऊपर कुछ थ्योरी क्वेश्चंस करते हैं यार, कुछ बढ़िया क्वेश्चंस करते हैं। ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन बनाओ। For the state of stress shown in figure below,
नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस, बताओ क्या होगा? नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मतलब जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का प्लेन है उस पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी? देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये बहुत बार अलग अलग एग्जाम्स में आता है। आपको ना सबसे पहले तो मोहर सर्कल बना लेना है। तो जब आप मोहर सर्कल बनाएंगे आपको देखने को मिलेगा मोहर सर्कल किसके किसके बीच में बनेगा? 100 एंड -50। वर्टिकल प्लेन इसका आएगा 100 0 और हॉरिजॉन्टल प्लेन इसका आएगा -50 0। तो यहां मान लीजिए आपका 100 0 है तो उसका आधा यहां -150 0 होगा। ठीक है, तो ये बनेगा आपका मोहर सर्कल। दिस इज 100, दिस इज -50। अब टाउ मैक्सिमम का प्लेन कौन सा होगा? जाहिर सी बात है टाउ मैक्सिमम जो होगा वो यहां आएगा या इसके नीचे आएगा, है ना, ये टॉप पे। और इस प्लेन का अगर मैं नॉर्मल स्ट्रेस निकालूंगा तो भाई वो सेंटर के बराबर आएगा ना, सेंटर के बराबर आएगा। आपको हमेशा मैक्सिमम शियर का जो प्लेन मिलेगा उस पे सिग्मा सेंटर के बराबर आएगा। तो आपको यहां सिग्मा कितना मिलेगा बेटा? 100 -50/2। सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होता है ना वो, यानी कि 25 मेगा पास्कल। और जाहिर सी बात है ये टेंशन में ही है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा ना कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के प्लेन का सिग्मा बताओ, तो बस आप सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाल के आ जाना, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, है ना भाई। आपको टाउ मैक्सिमम जिस प्लेन में मिलेगा उस प्लेन का सिग्मा सेंटर के बराबर होगा ना, क्योंकि सेंटर के ही तो जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे टाउ मैक्सिमम मिलता है ना। तो आपको यहां सेंटर का सिग्मा निकाल के आ जाना है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2। ओके, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ये वाला बताओ।
देखो यहां आपको क्या बोला जा रहा है कि एक प्रिंसिपल स्ट्रेस 0 हो, इसके लिए टाउ एक्स वाई कितना होना चाहिए, है ना। तो यहां हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अब अगर एक प्रिंसिपल स्ट्रेस 0 हुआ तो ये प्रोडक्ट भी 0 होगा। तो यहां से टाउ एक्स वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। तो टाउ एक्स वाई विल बी इक्वल टू रूट ओवर सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, है ना। दिस विल बी द आंसर। यस। तो मैंने आपको बोला था ना कुछ सवालों में ये प्रॉपर्टी बहुत काम आएगी, ये वही सवाल है जिसमें ये प्रॉपर्टी बहुत यूजफुल है कि प्रोडक्ट अगर एक भी प्रिंसिपल स्ट्रेस 0 हुआ तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। सो टाउ एक्स वाई विल बी इक्वल टू रूट ओवर सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ओके, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये वाला सवाल बना लीजिए, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स। बताओ इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला, अच्छा सॉरी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है ऑन द प्लेन विच कैरीज मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस शियर स्ट्रेस इज 0। सही बात है, आपको मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस प्रिंसिपल प्लेन पे मिलता है और प्रिंसिपल प्लेन पे शियर स्ट्रेस 0 है, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। प्रिंसिपल प्लेन्स आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है 90 डिग्री। तो भाई जाहिर सी बात है ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, तो ये भी सही है। प्रिंसिपल प्लेन्स जो हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं, है ना। प्रिंसिपल प्लेन्स आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं, ये भी करेक्ट है। सी बोल रहा है ऑन द प्लेन विच कैरीज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस इज 0। ये गलत है भाई। अभी हम लोगों ने देखा कि जिस प्लेन पे टाउ मैक्सिमम है उस प्लेन पे जरूरी नहीं है कि हमेशा सिग्मा 0 होगा। उस प्लेन पे सिग्मा किसके बराबर होता है, सेंटर के बराबर होता है ना। तो सी इज रॉन्ग। लास्ट वाला बोल रहा है मैक्सिमम नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेसेस आर ऑलवेज डेवलप्ड ऑन सेम प्लेन्स, ये भी गलत है। मतलब सी एंड डी आर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, है ना। C and D, these two are the incorrect statements. Yes. मैक्सिमम नॉर्मल और शियर स्ट्रेस हमेशा सेम प्लेन पे होगा, ऐसा है क्या? नहीं है, उल्टा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलो अब ये बता दो, प्लेन स्ट्रेस एट अ पॉइंट आर डिफाइंड बाय प्रिंसिपल स्ट्रेसेस 5 सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज। जिस प्लेन में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ रहा है उस प्लेन का शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस का रेशियो कितना होगा?
बता दो क्या आएगा। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस 5 सिग्मा एंड माइनस सिग्मा है, तो मोर सर्कल ड्रॉ कर लो फटाफट से। ओके, तो ये ऐसा कुछ आएगा, दिस इज 5 सिग्मा एंड दिस इज माइनस सिग्मा। सेंटर पे क्या आएगा, सेंटर पे क्या आएगा, 5 सिग्मा माइनस सिग्मा, 4 सिग्मा बाई 2 यानी कि 2 सिग्मा। एंड टाउ मैक्सिमम कितना आएगा, 3 सिग्मा। है ना। तो जिस प्लेन पे मैक्सिमम शियर आ रहा है उस प्लेन के टाउ और सिग्मा का रेशियो कितना है, 3 सिग्मा बाय 2 सिग्मा, यानी कि 1.5 है क्या, है ना। मैंने आपको क्या बोला था, मैक्सिमम शियर के प्लेन में सिग्मा जो है वो सेंटर के बराबर होता है। ये मैक्सिमम शियर का प्लेन है, इसका सेंटर 2 सिग्मा है, तो 3 सिग्मा बाय 2 सिग्मा यानी कि 1.5 विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। चलो अब ये बता दो, इसको ना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑप्शन देख के बता दोगे कि सही आंसर कौन सा है। ठीक है, अगर आप इसका ऑप्शन भी ढंग से देख लोगे ना तो आप बता दोगे कि सही आंसर कौन सा है। बता दो क्या है। अरे मेरे भाई, बी तो हो ही नहीं सकता और सी भी हो ही नहीं सकता। देखो, सबसे पहली चीज, इन प्लेन्स में टाउ भी आ रहा है, तो ये तो प्रिंसिपल प्लेन्स नहीं है, तो 50 और -10 तो हो ही नहीं सकता। और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस 50 और -10 से तो ज्यादा ही आएंगे, मतलब सी भी नहीं हो सकता। ए और डी यही दोनों पॉसिबल आंसर्स हैं, ए और डी में से ही कोई एक पॉसिबल आंसर है। अब ध्यान से देखो, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का जो सम होगा 50 और -10, सिग्मा 1 और 2 का सम भी उतना ही होगा, तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई कितना आ रहा है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 जो होगा वो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई के बराबर होगा, यानी 50 -10 40 मेगा पास्कल। ठीक है, तो बेटा अगर मैं 60 और -30 का सम करूंगा तो 40 तो आएगा नहीं, 70 और -30 का सम करूंगा तभी 40 आ सकता है, तो डी ही हो सकता है। आप बोलोगे कि सर बी में भी तो यही था, बी में भी तो -40 का सम अरे भैया 50 और -10 प्रिंसिपल स्ट्रेस हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि इन प्लेन में टाउ आ रहा है, समझे, बूझे। चलो, तो इस तरीके के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के ऊपर। ओके, चलिए, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर 5:30 को स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर विच इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रेन। कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस देख लिए, अब कॉम्प्लेक्स स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि लगभग सेम ही है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट के जैसा ही है। ठीक है, चलो 5:30, 5:30, 5:30, नेक्स्ट क्लास विल बी एट 5:30। ओके, बाय बाय। अरे 6 बजे नहीं, अरे 6 बजे नहीं है, 5:30 बजे है। नहीं, 5:30 है कि 6 बजे, एक सेकेंड रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 6 बजे है कि 5:30 बजे, नेक्स्ट क्लास कितने बजे रहती है, 6 बजे रहती है क्या, ठीक है 6 बजे 6 बजे 6 बजे 6 बजे। किस
5:30 कर लें क्या, जल्दी खत्म कर दें क्या? आप लोग बताओ, आप लोग बताओ 5:30 बजे करें कि 6 बजे करें? आप जब बोलोगे तब कर लेंगे। साढ़े पांच कर लें, जल्दी खत्म कर देंगे। 5:30 बजे एक काम करते हैं, 5:30 बजे क्लास स्टार्ट करते हैं और जल्दी खत्म कर देते हैं, है ना? यस, 5:30 बजे स्टार्ट करते हैं और जल्दी खत्म कर देते हैं, है ना? आप लोग भी जल्दी फ्री हो जाना, कम से कम आप सेकंड आईपीएल मैच देख लेना, ठीक है? चलिए, तो सब लोग रेडी है ना, सब लोग राजी खुशी है ना भाई? 5:30 बजे नेक्स्ट क्लास, ओके? डन। चलो, 5:30 बजे मिलते हैं फिर। बाय बाय। बाय 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 बाय। नोटिस क्या डालना है यार, तुम लोग ही तो हो, सब लोग तो यही हैं, फिर क्या नोटिस डालना? चलो बाय बाय।